सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन धन, आधार और मोबाइल, जेम ट्रिनिटी से भारत में हो रहे वित्तीय समावेशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। डिजिटल क्रांति के बारे में और जेम ट्रिनिटी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। शंकर जी, किस तरह से देखते हैं भारत ने डिजिटल क्रांति और जैसे जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इसकी जो जेम ट्रिनिटी है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये भारतीय अर्थव्यवस्था में और आम भारतीयों के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है? इसको एक परिपक्ष में देखना पड़ेगा। जब आधार स्थापित हुआ, मैंने आधार पे किताब लिखी थी और तब मैंने कहा था कि ये 12 डिजिट की क्रांति है। तब कई लोगों को ऐसा लगा कि क्रांति बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन इसको आप देखेंगे एक पिरामिड की तरह है, जिसमें पहला जो लेयर है आधार, जो हर व्यक्ति को देश में एक पहचान देता है। और उसके ऊपर जब सरकार की जो जनधन योजना चली तो सबके पास अकाउंट है। उस अकाउंट के ऊपर जो इंटरफेस लाया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, उसमें एक त्रिकोणी बन गया। मतलब उसको ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। तो मोबाइल की जो पेनिट्रेशन हुई है, जिससे डेटा सस्ता हुआ है। अब इसमें दो इवेंट जो है महत्वपूर्ण है कि कोई भी क्रांति के लिए कई एक कहते हैं, जैसे कि एक बाहरी ताकत या एक एक्सोजेनस फोर्स, न्यूटन्स लॉ में जैसे लिखा है ना कि बाहर से जब तक कोई धक्का नहीं लगे तो ऑब्जेक्ट हिलता नहीं, वैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तब जो भी उसमें परेशानियां हुई, लेकिन उसका एक बड़ा स्वरूप ये हुआ कि हमारे लोगों ने देश में बहुत जल्दी, बहुत तेजी से डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर लिया। आज आप जहां भी जाएं, बाजार में जाएं, सब्जी वाले के पास जाएं, ऑटो वाले के पास जाएं, अगर आप उसको कैश देने को निकलो तो कहता है आप यूपीआई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो सहूलियत है कि कोई लेन देन में मतलब छूटा नहीं, खुले पैसे नहीं, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और आप जितने भी देशों में जाएं, इससे कोई बेहतर सिस्टम कहीं पर भी नहीं जी। नकद लेन देन का जो एक आम व्यवहार होता था भारत में, उसके बदले अब ये जब से जनधन अकाउंट और मोबाइल और आधार, ये तीनों का एक जो त्रिगुण बना है, उसमें इस चीजों को बहुत बड़ी मात्रा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। जैम के बारे में कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने बताया। भारत ने जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वर्ल्ड बैंक के द्वारा या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो केवल 6 सालों में पूरा हुआ। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बात, ये जनधन योजना, उसका आधार के साथ लिंक होना और मोबाइल पर उसका इंक्लूजन होना, इसके कारण से जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वो 6 वर्षों में पूरा होता है। शंकर जी, तकरीबन 55% जनधन बैंक अकाउंट खाते महिलाओं द्वारा ही खोले गए हैं। क्या ये दर्शाता है कि इस क्रांति में आम भारतीयों के साथ साथ महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी है? लोग एक दशक पहले इस बहकावे में थे कि ये जो है आधार जो है, ये टेलीफोनिक बैंकिंग जो होता है, एटीएम जो होता है, ये लोग कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप देखो, हम लोग फीचर फोन जो नॉर्मल फोन से स्मार्टफोन पे आए, तो सबसे ज्यादा उसकी उपलब्धि, जो सहूलियत, जो आम तबके के लोग हैं, आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं, आपका जो लॉन्ड्री वाला होगा या सब्जी वाला होगा या प्लम्बर होगा या कारपेंटर होगा, वो व्हाट्सएप पर आपको पिक्चर भेज देता है, ये लगेगा, ऐसे होगा, ये हमारे रेट है, वगैरह वगैरह। और जहां पर भी आप जाए, आपकी किराने की दुकान में आपको ऑर्डर देना है तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं और वहां सामने से वो। तो हमारे लोगों में वो काबिलियत है कि तकनीकी जो भी सामने चैलेंज हो उसको वो पार कर ले, जब चाहे वो फीचर फोन का हो, चाहे स्मार्टफोन का हो, चाहे यूपीआई का हो। सबसे ज्यादा आज की तारीख में यूपीआई का इस्तेमाल सबसे आम तबके के लोगों को होता है। और उसमें एक बड़ी बात जो जुड़ गई, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है महिलाओं के लिए, और जो कई सारे स्कीम्स है जैसे पीएम किसान है, लाडली बहना है, इसमें क्या होता है कि वो आम
महिला है उसके अकाउंट में पैसा होता है और वो कनेक्टिविटी आती है उसकी यूपीआई की यूटिलिटी। पिछले महीने 14 बिलियन, मतलब हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और कहीं पर भी किसी को भी आप पूछो, जितना गरीब से गरीब हो या ज्यादा पढ़ा नहीं होगा हो, जिसकी शिक्षा में कमी रहेगी हो, लेकिन तकनीकी तरीके में उसमें कोई कमी नहीं है, वो एकदम यूज करता है। आप किसी को भी बोलिए कि मुझे पैसे आपको देने थे और आप पीछे छूट गए, तो वो अपना क्यूआर कोड व्हाट्सएप कर देता है और कहता है कि आप इसको पे करो। जिस स्पीड से उसकी एडॉप्शन हुई है, जिस स्पीड से उसकी एक्सपेंशन हुई है, वो सच में एक क्रांति है। भविष्य में इसको बहुत बड़ी तौर से हमारे ग्रोथ में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इसको बहुत बड़े हिसाब से, और इसमें एक और जुड़ के आएगा। जितना यूपीआई का यूटिलाइजेशन होता है तो एक डिजिटल ट्रेल बनता है लोगों का, कितनी उनकी खर्चा है, क्या आमदनी है, किस तरह का व्यवहार है उनका, और उसके तौर पर उनको ऋण मिल सकता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो ये क्रांति आई है उससे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि जो डिजिटल क्रांति है उससे जो रुपए नकद लेन देन लगभग लगभग अब समाप्ति की ओर है, और ये आम जनता के साथ साथ छोटे से छोटा व्यापारी भी इसका पूरी तरह से उपयोग कर पा रहा है, जैसा आपने भी बताया। और यूपीआई 2023-24 के अगर आंकड़ों को देखते हैं तो तकरीबन 200 लाख करोड़ के जो ट्रांजैक्शन हैं वो सिर्फ यूपीआई से हुए हैं। क्या हमारी जो ये डिजिटल क्रांति है उसमें मोबाइल का एक बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से ही हम इन तीनों चीजों को जोड़ पाए हैं। जनधन अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ेंगे, मोबाइल नंबर को जोड़ेंगे, फिर उसी तरीके से ये एक पूरी चेन बन जाएगी। जितने लोगों ने आधार को विरोध किया था पिछले पहले 5 सालों में, उन सबको अभी ये ज्ञान हो रहा है कि भाई ये तो बड़ी उपलब्धि है, और हम अब शायद वो पब्लिकली कहें ना कहें, लेकिन जो भी कारण थे वो उसके विरोध में थे, वो अब वो भी समझ रहे हैं। अब कोविड के टाइम पे एक दिन में आपने 21,000 करोड़ ट्रांसफर किया, ये कैसे ट्रांसफर? ये तो यूपीआई, डीबीटी, आधार, मोबाइल, ये सब की सहूलियत है। मोबाइल क्या है? मोबाइल हर आम आदमी को उसके हाथ में एक कंप्यूटर बन जाता है, वो एक टेलीविजन बन जाता है, वो एक कैलकुलेटर बन जाता है, वो एक बैंक बन जाता है, वो एक वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड बन जाता है, वो एक डेबिट कार्ड बन जाता है। तो मोबाइल जो प्लेटफॉर्म है उसकी सहूलियत ऐसी है, और हमारे सरकार ने जो पॉलिसी दी है और जियो वगैरह रिलायंस जैसे कंपनियों ने जो इसका डेटा का जो दर कम रखा है, उसमें बहुत फायदा हुआ। और सरकार को आगे चल के ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये डेटा जो है वो ह्यूमन राइट्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पब्लिक स्पेसेस में फ्री वाईफाई होता है, आगे चल के सरकारें लोगों को, जैसे बिजली अभी 300 यूनिट 400 यूनिट वगैरह देते हैं, वैसे महीने में 10 जीबी 20 जीबी डेटा दे देगी, क्योंकि सरकारी के जितने काम हैं। अभी मैंने गैस सिलेंडर अपने लिए ऑर्डर किया, और गैस सिलेंडर की जो मैसेज आती है मोबाइल पे आती है, मोबाइल पर वो कहते हैं कि आप यूपीआई से पे कर दीजिए, हम सिलेंडर भेजेंगे बाद में। सारा कुछ कारोबार उसमें वो मोबाइल पर हो रहा है। जैसे कि माला के कई सारे कड़ी होते हैं वो वैसे जुड़ गया है। और इसके आगे जो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आ रहा है, जो आरबीआई अभी पायलट प्रोजेक्ट कर रही है, उसमें जो लोन लेना चाहते हैं छोटे बिजनेस वाले हैं, वो भी हो जाएगा। तो हमारे देश में एक अलग सा क्रांति जो चल रहा है कि बाहर के देशों में टैप क्रेडिट कार्ड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी जो हायर इनकम वाले हैं वो यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड और टैप, लेकिन यूपीआई की जो बेनिफिट सबसे नीचे वाले तबके के लोगों को, सबसे गरीब को जो हुआ है, उसको अभी भी हम लोग उसका अंदाज लगा नहीं पाए। इतनी बड़ी क्रांति। तो मोटे तौर पे ये माना जाए कि जो ये मोबाइल क्रांति और जिसने यूपीआई को एक तरीके से सफल बनाया है, इसने चाहते या न चाहते हुए भी भारत के बहुत बड़े तबके को आपस में जोड़ दिया है, जो उसके माध्यम से पूरे कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहा है। और चूंकि उसके साथ जनधन अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, तो सरकार की जो भी सब्सिडी की योजनाएं हैं उसका सीधा फायदा अपने बैंक अकाउंट में मिल जा रहा है, जिससे लीकेज की होने की आमतौर पे जो माना जाता था कि सरकार कुछ पैसे भेजती है और वो आम जनता तक पहुंचते पहुंचते उसमें से कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है या रह जाता है, तो ये सारी चीजें इन माध्यमों के आने के बाद से लगभग समाप्त हो गई हैं। एक आधार को आप केंद्र बिंदु बनाइए और उसके ऊपर जनधन और उसके ऊपर यूपीआई रखिए। इसमें एक ट्राइफेक्टा कहते हैं, जैसे कि त्रिकोण बनता है। ईज ऑफ गवर्नेंस, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ गवर्नेंस क्योंकि सरकार आपको पैसा दे सकती है, ले सकती है,
आपके सारे ट्रांजैक्शन। ईज ऑफ बिजनेस, क्योंकि आप 5 मिनट के अंदर एक नया सिम कार्ड ले सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ईज ऑफ लिविंग, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़े, आपको कुछ करना है, कुछ ऑर्डर करना है, अमेजोन से भेजना है, तीनों के तीनों। तो एक तरफ से ये जो क्रांति है, इसमें एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़, और वो एक बाइंडिंग फोर्स कहते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि 36 गुण मिल गए, उस तरह का मिला हुआ है। तो मोबाइल क्रांति के आने से, जनधन अकाउंट के खुलने से और आधार के नंबर को उसमें समायोजित हो जाने से, ये तो माना जाए कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता थी और शहरी क्षेत्र की जनता थी, आपने कहा कि जैसे शहरी क्षेत्र की जनता अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन करना हो तो विदेशों में भी या भारत में भी वो क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी थी। शायद क्या अब आज के दौर में डेबिट कार्ड उतने प्रभावी नहीं रह गए हैं, क्योंकि आम जनता यूपीआई या जो मोबाइल के द्वारा ये जो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था है उसको बहुत तेजी से अपनाती जा रही है। और साथ ही साथ जो सरकारी जो मदद मिलती थी सब्सिडी के तौर पे किसी को भी, क्या भारत सरकार ने जो ये मोबाइल का नेटवर्क को मजबूत बनाने का काम किया है, साथ ही साथ उसकी जो उपयोगिता की दरें हैं या डेटा की दरें हैं उनको भी काफी कम करने का प्रयास किया है। पीछे थोड़ा हम लोग हिस्ट्री में जाए तो मुझे अभी याद है 93-94 टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई 17-18 करोड़ की वेटिंग थी। आपको टेलीफोन के लिए किसी से सिफारिश करना पड़ता था। तो पहला छलांग जो भारत ने लगाया वो ये जो कहते हैं ना जीएसएम, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल, ये जीएसएम की मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी जो एक्सपेंशन हुआ। लेकिन पहले 10 साल में हम लोग समझ नहीं पाए कि उसका रेट, लोग सोचते थे कि मोबाइल तो सिर्फ अमीरों के लिए। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जब उसके पेनिट्रेशन बढ़ गया, उसके बाद में जब जैसे जैसे वो इनकमिंग कॉल फ्री हो गया, वो पहली क्रांति। फिर उसके बाद में डेटा यूनिवर्सल हो गया, वो दूसरी क्रांति। और जब तक 2007-8 में हमारी मोबाइल पेनिट्रेशन 80% मोबाइल पेनिट्रेशन आ गया। और जब आधार आया तो वो मतलब सोने पे सुहागा, क्योंकि आधार, मोबाइल और उसके पीछे यूपीआई, और यूपीआई भी ऐसे जैसे सेरेंडिपिटी कहते हैं ना, वरदान आया है। वैसे 2014-15 में इसकी ट्रायल हो रही, और जैसे ट्रायल खत्म हुआ 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, और उसके पीछे लगते हुए सारा कुछ आगे बढ़ गया। तो ये हर एक लेवल पे सरकार की पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण रही है। कहते हैं ना, सामाजिक बिहेवियर होता है जो लोगों का, जो आर्थिक बिहेवियर होता है, जो राजनीतिक बिहेवियर होता है, उसमें एक समन्वय होना चाहिए, तब जाके क्रांति बनती है। जी, क्या स्मार्टफोन यूजर है और ये जो डिजिटल क्रांति आई है इसने भी यूपीआई को एक बहुत बड़ी मदद करी है। और यूपीआई केवल भारत में ही नहीं, अब तो विदेशों में भी बहुत सारे देशों ने, जैसे फ्रांस है, यूएई है, सिंगापुर है, भूटान है, यहाँ पे भी यूपीआई के माध्यम से अभी सब चीजें हो रही हैं। तो यूपीआई क्या एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है? अब इसमें जो सेकेंड फेज है क्रांति का, जैसे हम लोग एक आमतौर पे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड लेके बाहर देश में जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अभी वो नेक्स्ट फेज होगा कि लोग यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शंस करेंगे। अब यूपीआई के थ्रू आप सिप कर सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में आपका निवेश है, हर महीने के 5,000 के आप यूपीआई के थ्रू सिप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल यूपीआई के थ्रू नए जो इश्यूज है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो विदेशों से जो इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन है वो अब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसमें क्रॉस करेंसी भी होना चाहिए। जैसे आपका लड़का समझिए अमेरिका में है या इंग्लैंड में है, पढ़ रहा है, तो उसके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि उस यूपीआई अकाउंट से वो रुपए में से डॉलर में भी पेमेंट कर सके, डॉलर में पेमेंट कर सकते। जी, ये नेक्स्ट फेज होगा। जी, तो मोटे तौर पे यूपीआई और जनधन अकाउंट और मोबाइल, इन तीनों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय जनमानस को और एक भारतीय जो जनता है, इन तीनों के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। और पूरी तरीके से हमारा जो आर्थिक लेन देन है उसकी दशा दिशा सब कुछ बदल गई है। शंकर अय्यर जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी से भारत में हो रहे वित्तीय समावेशन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।